गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कंपाइलर डिज़ाइन की हम लोग की दूसरी लेक्चर है। पहली लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर डिस्कस किए थे, जिसमें हम कंपाइलर के बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में, असेंबलर के बारे में, जो डिफरेंट ट्रांसलेटर हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और फिर उसमें डिफरेंसेस भी देखे थे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। और आज फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फेजेज ऑफ कंपाइलर एंड पासेज ऑफ कंपाइलर। ठीक, तो फेजेज ऑफ कंपाइलर क्या होता है? जब कंपाइलर क्या होता है ये पहले बताया जा चुका है। कंपाइलर में हम कोई भी लैंग्वेज एज एन इनपुट देते हैं, जो कि लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कंपाइलर को एज एन इनपुट मिलता है। और फाइनली कंपाइलर क्या करता है कि एक असेंबली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके एज एन आउटपुट देता है। ये कंपाइलर का काम होता है। तो बेसिकली जो कंपाइलर होता है वो उस कंपाइलर के अंदर क्या होता है, वो कैसे कैसे वन बाय वन कैसे वो हाई लेवल लैंग्वेज से वो असेंबली लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम अभी डिस्कस करेंगे। एक पहले एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट और फिर आफ्टर दैट उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी हम उसको बताएंगे। और उसी को पूरे कंपाइलर में पढ़ना है, सारे फेजेज को अलग अलग यूनिट्स में पढ़ना है। तो ये चीजें हैं इसमें। फेजेज ऑफ कंपाइलर में क्या, बेसिकली जो कंपाइलर में 6 डिफरेंट फेजेज होते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटैक्स एनालिसिस फेज, सिमेंटिक एनालिसिस फेज, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिर आपका होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, और फिर सबसे लास्ट में होता है कोड जनरेशन। तो फेजेज ऑफ कंपाइलर का एक हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फेज होता है वो क्या होता है? लेक्सिकल एनालिसिस फेज। सेकंड आपका होता है सिंटैक्स एनालिसिस फेज। नेक्स्ट आपका थर्ड होता है सिमेंटिक एनालिसिस। फोर्थ होता है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो कि आपका फोर्थ फेज होता है। नेक्स्ट फेज आपका होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट और सबसे लास्ट फेज जो कि सिक्स्थ फेज होता है वो होता है आपका कोड जनरेशन फेज। ये बेसिकली कंपाइलर के अंदर ये 6 डिफरेंट फेजेज होते हैं। फर्स्ट फेज आपका होता है लेक्सिकल एनालिसिस फेज, नेक्स्ट होता है सिमेंटिक एनालिसिस फेज, थर्ड होता है सिमेंटिक एनालिसिस, फोर्थ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिफ्थ फेज जो होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज होता है, और लास्ट जो सिक्स्थ फेज होता है उसको बोलते हैं कोड जनरेशन फेज या कोड जनरेटर। इसमें होता क्या है, बेसिकली ये 6 फेजेज के साथ साथ 2 और चीजें होती हैं। एक होता है आपका सिंबल टेबल और एक होता आपका एरर हैंडलर। जो सिंबल टेबल और एरर हैंडलर होता है, ये जो ये डिफरेंट फेजेज होते हैं लेक्सिकल एनालिसिस टू कोड जनरेशन, सबसे ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। क्या करता है, कैसे करता है, इस चीज को भी हम आगे देखेंगे वन बाय वन।
ये आपका सिंबल टेबल हो गया, ये आपका एरर हैंडलर है जो कि सारे फेजेस से कनेक्टेड है। ये जो डिफरेंट फेजेज हैं, जो फर्स्ट फेज होता है आपका कंपाइलर का लेक्सिकल एनालिसिस फेज, इस फेज को इनपुट डायरेक्टली मिलता है और इनपुट क्या होता है, बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सोर्स कोड होता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज एज एन इनपुट लेक्सिकल एनालिसिस फेज को मिलता है। फिर लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। क्या करता है, कैसे करता है, उसको हम एक एक फेज की स्टडी अभी करेंगे, फिर एक एग्जांपल की हेल्प से और चीजें क्लियर होंगी, और फिर ये डिफरेंट फेजेस को हम एक एक यूनिट में आगे पूरे कंपाइलर डिजाइन में हम स्टडी करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो जो लेक्सिकल एनालिसिस का आउटपुट जो मिलता है, वो नेक्स्ट फेज जो आपका सिंटैक्स एनालिसिस फेज होता है, उसके लिए एज एन इनपुट काम करता है। फिर सिंटैक्स एनालिसिस से जो आउटपुट मिलता है वो सिमेंटिक एनालिसिस के लिए एज एन इनपुट काम करता है। मतलब कहने का क्या है कि जो प्रीवियस फेज का आउटपुट होता है वो करंट फेज के लिए इनपुट का काम करता है। जैसे सिमेंटिक एनालिसिस का आउटपुट जो जनरेट होगा वो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के लिए एज एन इनपुट होगा। इसी तरह से इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का आउटपुट कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कोड ऑप्टिमाइजर के लिए इनपुट का काम करेगा। और इसी तरह से कोड का ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो हमको ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलेगा वो कोड जनरेटर के लिए एज एन इनपुट काम करेगा। और फाइनली जो कोड जनरेशन है वो कोड जनरेट करेगा। फाइनली जो हमारा कंपाइलर करता है, सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और ये हमको यहां मिलेगा असेंबली लेवल लैंग्वेज, या फिर हम कह सकते हैं टारगेट कोड। ठीक, ये तो डिफरेंट फेजेज हैं जो कंपाइलर के अंदर होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के लिए कोड को इन 6 डिफरेंट फेजेस से होके गुजरना पड़ता है। इनिशियली हम हाई लेवल के लैंग्वेज के फॉर्म में मिलता है, सोर्स कोड होता है, और फाइनली हमको असेंबली लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में टारगेट कोड मिलता है। कैसे हाई लेवल से असेंबली लेवल में कैसे चीजें कन्वर्ट होती, जैसे कैसे कोड कन्वर्ट होता है, वो 1 बाय 1 एक एक फेज से होता जाता है, और कुछ ना कुछ चीजें उसमें प्रोसेस हो गए, कुछ ना कुछ चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, और फाइनली हमको असेंबली कोड मिल जाता है। कैसे मिलता है, क्या होता है, एक एक फेज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक, नेक्स्ट इसमें दो चीजें और हैं, सिंबल टेबल है और एरर हैंडलर है। ये सिंबल टेबल का क्या काम होता है, एरर हैंडलर का क्या काम होता है, जैसे डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि जो सिंबल टेबल है सारे फेजेस से कनेक्टेड है, और एरर हैंडलर भी सारे फेजेस से जुड़ा हुआ है। तो सिंबल टेबल क्या करता है, बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन होती, जैसे जो भी डेटा टाइप हुआ, या जो भी उसके अंदर कीवर्ड्स हुआ, या जो भी चीजें यूज होती हैं कोड में, उस सब चीजें जो है आपकी सिंबल टेबल में स्टोर रहती हैं, और यहीं से चीजें मैनेज होती हैं। और एरर हैंडलर क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, एरर से रिलेटेड कुछ काम करता होगा। मतलब एरर हैंडलर भी सारे फेजेस से कनेक्टेड है, और वो चेक करता रहता है कि कभी भी किसी भी फेज में अगर कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट करें और उसको बताएं। तो इसलिए जो सिंबल टेबल और एरर हैंडलर है ये सारे फेजेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो ये आपके डिफरेंट फेजेज ऑफ कंपाइलर हैं। ये फेजेज ऑफ कंपाइलर का डायग्राम है। अब इसके बाद हम हर फेजेस का वर्क देखेंगे, क्या वर्किंग होती है। लेक्सिकल एनालिसिस फेज क्या करता है, सिंटैक्स एनालिसिस फेज क्या करता है, सिमेंटिक एनालिसिस फेज क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, और कोड जनरेशन में क्या होता है, जिसकी वजह से
ये हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एक बात और बता दें, लेक्सिकल एनालिसिस फेज को हम स्कैनर भी बोलते हैं या स्कैनिंग फेज भी बोलते हैं, और सिंटैक्स एनालिसिस फेज को हम पार्सर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी जब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसको स्कैनर क्यों बोलते हैं और इसको पार्सर क्यों बोलते हैं। जब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस तरह का काम ही होता है जिसकी वजह से इसको स्कैनिंग फेज बोलते हैं और इसको पार्सिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम इसको वर्किंग को बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ पार्ट्स ऑफ कंपाइलर देख लेते हैं, जिसमें बेसिकली ये 6 फेजेज हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका एनालिसिस पार्ट और एक है आपका सिंथेसिस पार्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज मेजर पार्ट्स ऑफ कंपाइलर। इसमें 2 होते हैं, एक हो गया आपका एनालिसिस फेज, नेक्स्ट हो गया आपका सिंथेसिस फेज। अब बात यह है कि एनालिसिस फेज क्या है और सिंथेसिस फेज क्या है, एनालिसिस पार्ट में क्या आता है और सिंथेसिस पार्ट में क्या आता है। तो और दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, उसको भी अभी हम देखेंगे। बेसिकली जो टॉप 4 फेजेज होते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटैक्स एनालिसिस फेज, सिमेंटिक एनालिसिस फेज और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये तीनों, ये जो चारों फेजेस हैं, ये आपके एनालिसिस पार्ट में आता है। और जो ये बचे हुए कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेटर हैं, ये दोनों आपके सिंथेसिस फेज में आता है। अच्छा, एक चीज और बता दें, कोड ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, ये कोड ऑप्टिमाइजर जो होता है, इस फेज को हम ऑप्शनल फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम जब आगे देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे कि क्यों ये ऑप्शनल फेजेस को कहा जाता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस करना। कोड को रिड्यूस अगर हम करते हैं तो वो कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो भी चलता है, बस उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। अगर ऑप्टिमाइज कर दे रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसको हम यूज करते हैं, इसी वजह से इसको जो है हम ना भी यूज करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसी वजह से इसको हम ऑप्शनल फेज कहते हैं। चलिए तब हम आगे एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज को, इन दोनों पार्ट्स को देखेंगे, एनालिसिस पार्ट और सिंथेसिस पार्ट को। इसके बाद फिर हम इस पे आएंगे, ये जितने भी 6 फेजेज हैं, इन 6 फेजेज की वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, एक पहले थ्योरेटिकली बताएंगे, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, तो हम देख रहे थे मेजर पार्ट्स ऑफ कंपाइलर में 2 पार्ट में फेजेज ऑफ कंपाइलर को ग्रुप कर दिया गया है, एक आपका एनालिसिस फेज है और एक है आपका सिंथेसिस फेज। तो एनालिसिस पार्ट में क्या होता है बेसिकली देखते हैं, एनालिसिस पार्ट, और दूसरा आपका हो गया सिंथेसिस पार्ट। एनालिसिस फेज में आपके 4 फेजेज आते हैं, कौन कौन से, लेक्सिकल फेज, सिंटैक्स एनालिसिस फेज,
semantic analysis phase and intermediate code generator। ये जो फर्स्ट 4 फेज होते हैं कंपाइलर के, ये हमारे एनालिसिस पार्ट में आते हैं। और जो लास्ट के 2 होते हैं, जो आपके कोड ऑप्टिमाइजर होते हैं या कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज एंड कोड जनरेशन। ये लास्ट के 2 जो फेज होते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज एंड कोड जनरेशन फेज, ये दोनों फेज जो है सिंथेसिस पार्ट में आते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई कि कौन सी फेजेस किस पार्ट में आते हैं। दूसरी जो बात होती है, क्या होती है, एनालिसिस पार्ट को ही हम फ्रंट एंड के नाम से भी जानते हैं और सिंथेसिस पार्ट को हम बैक एंड के नाम से भी बोलते हैं। ठीक, 2 डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस, थर्ड क्या होता है कि जो मेरा एनालिसिस पार्ट होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? और जो सिंथेसिस पार्ट होता है ये क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट होता है। ये मशीन डिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट अभी हम आगे देखेंगे जब पासेज ऑफ कंपाइलर पढ़ेंगे। तो जब हम मल्टी पास पढ़ेंगे, 2 पास कंपाइलर या मल्टी पास कंपाइलर, तो वहां पे हम इस चीजों को अच्छे से समझाएंगे। और नेक्स्ट एक और डिफरेंस होता है कि जो एनालिसिस पार्ट होता है ये सोर्स कोड पे डिपेंडेंट होता है और सिंथेसिस पार्ट क्या होता है? सोर्स कोड पे इंडिपेंडेंट होता है। एनालिसिस पार्ट मशीन इंडिपेंडेंट होता है बट सोर्स कोड डिपेंडेंट होता है। सिंथेसिस पार्ट मशीन पे डिपेंडेंट होता है बट सोर्स कोड पे इंडिपेंडेंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम जब पासेस ऑफ कंपाइलर देखेंगे तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको क्लियर करेंगे कि क्या है मतलब ये मशीन डिपेंडेंट मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और ये सोर्स कोड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम तब डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो 2 ऊपर के डिफरेंस है आई थिंक ये क्लियर है। एनालिसिस पार्ट में टॉप 4 जो फर्स्ट 4 फेजेस होते हैं कंपाइलर के वो होते हैं, सिंथेसिस में लास्ट के दोनों होते हैं, और साथ ही साथ इसको फ्रंट एंड भी बोलते हैं और सिंथेसिस पार्ट को बैक एंड। तो ये आपका एनालिसिस और सिंथेसिस पार्ट में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम फेजेज ऑफ कंपाइलर में एक एक फेजेज को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो चलिए अब हम एक एक फेजेस को देखते हैं। चलिए, जो फर्स्ट फेज हम था कंपाइलर में, लेक्सिकल एनालिसिस फेज। क्या करता है लेक्सिकल एनालिसिस फेज? चूंकि लेक्सिकल एनालिसिस फेज कंपाइलर का पहला फेज होता है, तो जो भी इनपुट मिलता है यूजर की हेल्प से, यूजर के थ्रू, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में होता है या सोर्स कोड होता है, वो डायरेक्टली हमको लेक्सिकल एनालिसिस फेज को मिलता है। और लेक्सिकल एनालिसिस फेज क्या करता है? बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, जो हमको सोर्स कोड मिलता है उसको स्कैन करता है 1 by 1, और स्कैन करने के बाद उसको
टोकन के रूप में जनरेट करता है। मतलब क्या करता है, इट जनरेट्स टोकन, जनरेट टोकन्स। अब ये टोकन्स क्या होता है इसको भी हम आगे देखेंगे फिजिक्स ऑफ कंपाइलर में के बाद। टोकन्स, लैक्सीम्स वगैरह हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, वहां पे टोकन काउंट करना भी बताया जाएगा आपको। कहने का मतलब क्या है, लैक्सिकल एनालिसिस फेज क्या करता है, जो भी कोड होता है उसको वन बाय वन स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उसको टोकन्स के फॉर्म में जनरेट करता है। ठीक है, अभी एग्जांपल की हेल्प से भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इसीलिए इसको स्कैनर फेज भी बोलते हैं। सेकंड जो आपका फेज है वो आपका होता है सिंटैक्स एनालिसिस फेज। सिंटैक्स एनालिसिस फेज, नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। सिंटैक्स वर्ड से सब लोग परिचित हैं कि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। सिंटैक्स एनालिसिस पेज क्या करता है कि कोई भी अगर कोड है, जो भी हमको टोकन्स मिलता है, उन टोकन की हेल्प से हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं। और साथ ही साथ नाम में इसमें कहा गया सिंटैक्स एनालिसिस पेज, पार्स ट्री जनरेट करने के बाद उसको चेक करता है क्या ये सिंथेटिकली सही है या नहीं। ठीक है, मतलब उसका फॉर्मेट, सिंथेटिकली, सिंटैक्स का मतलब क्या हो गया, उसका फॉर्मेट। दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या वो सही फॉर्म में है या नहीं। तो बेसिकली सिंटैक्स एनालिसिस पेज क्या करता है, ये इट जनरेट्स पार्स ट्री। इसीलिए चूंकि जो सिंटैक्स एनालिसिस पेज होता है इसीलिए इसको पार्सर भी बोलते हैं। पार्स ट्री क्या होता है, ये सब लोग ऑटोमेटा में पढ़े होंगे। पार्स ट्री कैसे बनता है थोड़ा बहुत मैं आगे, नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एम्बिग्यूटी इन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो एम्बिग्यूटी में पार्स ट्री का यूज होता है, तो वहां पे हम इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपको पार्स ट्री की आइडिया होगी क्योंकि आप लोगों ने ऑटोमेटा ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो बेसिकली पार्स ट्री जनरेट करता है सिंटैक्स एनालिसिस पे, और उस पार्स ट्री को जनरेट करने के बाद ये भी उसको चेक करता है कि क्या वो सिंथेटिकली सही है या नहीं। चूंकि ये पार्स ट्री जनरेट करता है इसी वजह से इसको पार्सर फेज भी बोला जाता है या पार्सिंग भी। कैसे सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री कैसे बनता है, ये हम जब यूनिट सेकंड में आएंगे तो पार्सिंग पूरी डिटेल में पढ़नी है, जिसमें डिफरेंट पार्सिंग मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम पार्स ट्री जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम उस समय डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप लोग ऑटोमेटा में डायरेक्टली कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कोई भी दिया गया है तो आप कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री बना लेते होंगे, लेकिन वो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन वहां पे होती होगी जहां पे दो ऑप्शन होते होंगे, तो उस वहां पे तो आप डायरेक्टली बना लेते हैं, बट जब हम पार्सिंग पढ़ लेंगे तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। टॉप डाउन पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग, फिर टॉप डाउन पार्सिंग में भी डिफरेंट पार्सिंग टेक्निक्स होती हैं। बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक है उसमें भी डिफरेंट पार्सिंग टेक्निक्स हैं। तो उन सारे पार्सिंग टेक्निक्स में कुछ ना कुछ एल्गोरिथम होती हैं और पार्सिंग टेबल बनता है और उसकी हेल्प से हम पार्स ट्री बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम जब पार्सिंग पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका जो फेज है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है, सिमेंटिक एनालिसिस इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें कोई भी स्टेटमेंट, बेसिकली ये एनोटेड पार्स ट्री जनरेट करता है।
एनोटेड पार्स ट्री क्या होता है ये भी आप ऑटोमेटन पढ़े होंगे, या एनोटेड या डेकोरेटेड पार्स ट्री वो आप पढ़े होंगे, इसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन बेसिकली सिमेंटिक एनालिसिस फेज करता क्या है? बेसिकली सिमेंटिक एनालिसिस फेज क्या करता है कि जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं कि क्या वो मीनिंगफुल है या नहीं है। सिंटैक्स में तो इसको हम सिंटैटिकली चेक करते हैं, मतलब उसका फॉर्मेट, उसका लिखने का तरीका, जिस फॉर्मेट में लिखना है उस फॉर्मेट में है या नहीं है। बट सिमेंटिक एनालिसिस में क्या करते हैं, अगर सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सिंटैटिकली अगर ट्रू है, तो फिर सिमेंटिक एनालिसिस में ये चेक करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो मीनिंगफुल है या नहीं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सिंटैक्स एनालिसिस में ग्रामेटिकली चीजें चेक होती हैं कि ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, बट सिमेंटिक एनालिसिस में ये चेक करते हैं कि ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है, उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जैसे एक सीधा सा एग्जांपल देखें, एलिफेंट वॉक्स इन द ग्लास, क्या मतलब है इसका? एलिफेंट वॉक्स इन द ग्लास आपका ये सिंथेटिकली ट्रू है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिफेंट है, देखिए मैं लिखता हूं, एलिफेंट वॉक्स इन द ग्लास, इसका मतलब क्या है? हाथी ग्लास में चलती है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एलिफेंट है, सिंगुलर है, वॉक्स है इन द ग्लास। ग्रामेटिकली ये स्टेटमेंट सही है, बट अगर हम इसको सिमेंटिकली चेक करें कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये मीनिंगफुल है या नहीं है। मीनिंगफुल है या नहीं का क्या मतलब है? क्या हाथी ग्लास में चलती है? नहीं, ये संभव ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल कि एलिफेंट जो है कि ग्लास में चले, ये संभव नहीं है। तो सिंथेटिकली तो ये सही है, बट सिमेंटिकली ये सही नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सिंटैक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस में। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि सिंटैक्स एनालिसिस फेज में क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को सिंथेटिकली चेक करते हैं, मतलब ग्रामेटिकली चेक करते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, और सिमेंटिक एनालिसिस में चेक करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो मीनिंगफुल है या मीनिंगफुल नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है सिंटैक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस में। आई थिंक आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज जो आता है फोर्थ, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में बेसिकली जो सिमेंटिक एनालिसिस का जो आउटपुट मिलता है, जो इनोटेड पार्स ट्री मिलता है, उस पार्स ट्री का हम इंटरमीडिएट कोड लिखते हैं। वो कैसे? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो ये फेज होता है, दिस इज द फोर्थ फेज ऑफ कंपाइलर। और ये जो फेज होता है, ये जो हमें इनपुट मिलता है, सिमेंटिक एनालिसिस का जो आउटपुट होता है, वो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को एज एन इनपुट मिलता है। और ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, उसका एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ 3 एड्रेस कोड। इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के भी डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट टाइप से जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, उसको हम नेक्स्ट यूनिट फोर्थ में, आपका थर्ड यूनिट में है, थर्ड यूनिट में आपका इंटरमीडिएट कोड कैसे कैसे जनरेट करने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसको हम वहां पे देखेंगे। तो
बस ये अभी आप जानिए कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या करता है, कि ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में। अब ये 3 एड्रेस कोड क्या होता है, आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े हैं, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। उसी तरह से यहाँ पे भी है 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड जैसे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, इट जनरेट्स 3 एड्रेस कोड और इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। जैसे अगर लिखा है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, यहां पे कितने वेरिएबल हैं, 3, x y z। तो 3 एड्रेस कोड अगर बात करें तो मैक्सिमम 3 ऑपरेंड यूज हो सकते हैं। 2 ऑपरेंड होगा वो भी चलेगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई, ये भी आपका 3 एड्रेस कोड है। क्यों, क्योंकि इसमें दो आपके ऑपरेंड हैं x और y। 3 एड्रेस का मतलब है कि मैक्सिमम अप टू 3 एड्रेस, 2 होगा तो भी होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं 3 एड्रेस कोड को लिखने के, वो जब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में, देन इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, किस किस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा ऑप्टिमाइजेशन लगा है, मतलब जो भी हमारा कोड हो उसमें हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करके हम कोड को ऑप्टिमाइज कर दें। मतलब उस पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अगर हम लगाते हैं तो जो हमारा कोड इनपुट मिलता है एज एन इनपुट, उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। कैसे होता है ये भी आप यूनिट नंबर 4 या 5 में हम इसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कौन कौन सी हैं उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब ये हम आगे सिलेबस जाएगा यूनिट 4 5 में, तब हम कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है और कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं। अच्छा, कोड ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं भाई, सिंपल सी बात है कि जब हम कभी भी कोडिंग करते हैं या कभी भी प्रोग्राम बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा एम रहता है कि कम से कम लाइन ऑफ कोड हो, मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम। अगर हम ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे कोड को तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, और अगर ऑप्टिमाइज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे कोड को, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से इसको बोलते हैं हम ऑप्शनल फेज, इसीलिए इस फेज को हम बोलते हैं ऑप्शनल फेज। अगर लगाएंगे इस फेज रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ दिया जाता है कि विच वन इज ऑप्शनल फेज इन कंपाइलर, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कोड ऑप्टिमाइजेशन इज एन ऑप्शनल फेज। कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है क्यों, विच वन इज ऑप्शनल फेज एंड वाई, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा जो मैंने अभी बताया कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही होता है कि उस कोड को रिड्यूस करना। अगर रिड्यूस कर देंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, नहीं रिड्यूस करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहेगी, इसी वजह से इसको ऑप्शनल फेज कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या करता है, रिड्यूस द साइज ऑफ कोड, कभी कभी स्ट्रेंथ भी कम कर देता है। वो क्या है, वो जब हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, कोड जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट फेज आपका क्या है, कोड जनरेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कोड का जनरेशन करेगा। कैसे करेगा, क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन फेज में जो हमको ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलता है वो कोड जनरेशन के लिए एज एन इनपुट होता है,
और फिर कोड जनरेशन फेज क्या करता है, उस कोड की हेल्प से कुछ कोड जनरेट करता है जो कि असेंबली कोड होता है। कैसे होता है, कैसे जनरेट करता है, आप जब इसको हम देखेंगे कोड जनरेशन फेज को तो थोड़ा बहुत वहां पे डिस्कस करेंगे। बाकी आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और माइक्रो प्रोसेसर में असेंबली कोडिंग पढ़े हैं, वो वहीं से चीजें क्लियर होंगी। और क्या करता है कोड जनरेशन, इट जनरेट्स असेंबली कोड। कैसे जनरेट करता है, क्या करता है, वो हम जब लास्ट यूनिट में आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके डिफरेंट फेजेज हो गए, जो कि कंपाइलर के 6 डिफरेंट फेजेज हो गए, जो कि क्या क्या काम करते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस फेज क्या करता है, जो भी यूजर से जो इनपुट मिलता है, चूंकि ये पहला फेज होता है तो यूजर डायरेक्टली इसी को इनपुट देता है, जो भी इनपुट मिलता है उसके लिए टोकन्स के फॉर्म में उसको जनरेट कर देता है। सिंटैक्स एनालिसिस क्या करता है, पार्स ट्री जनरेट करता है और फिर चेक करता है कि सिंटैक्टिकली सही है या नहीं है। सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है, जो भी हमारा पार्स ट्री जनरेट होता है वो उसको चेक करता है क्या वो मीनिंगफुल है या नहीं है। फिर आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर फेज है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या होता है, जो आपको बेसिकली ये 3 एड्रेस कोड जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे जब यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। कोड ऑप्टिमाइजेशन है जो कि ऑप्शनल फेज है। जो भी कोड की साइज होती है उसको हम डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनकी हेल्प से रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कोड जनरेशन है। कोड जनरेशन में क्या करता है, जो भी हमको ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलता है उसकी हेल्प से हम असेंबली कोड जनरेट कर देते हैं। तो ये आपके डिफरेंट फेजेज हैं जिसकी वर्किंग हमने बता दी। इसके बाद एक हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे अभी, और उस एग्जांपल की हेल्प से हर फेजेज में कैसे टोकन जनरेट कर रहे हैं, कैसे पार्स ट्री जनरेट हो रहा है, कैसे 3 एड्रेस कोड हो रहा है, कैसे ऑप्टिमाइज हो रहा है और कैसे कोड को जनरेट कर रहे हैं, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से अब आगे देखेंगे। चलिए ये हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कोई एक स्टेटमेंट दिया गया है, पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60। ये कोई स्टेटमेंट दिया गया, ये आपका कोई कोड है, तो ये क्या होगा, ये कैसे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा कंपाइलर डिफरेंट फेजेस से होके ये जाएगा, तो हर फेज क्या क्या इसमें करेगा, क्या क्या इसमें चेंजिंग होगी, उसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पहला मेरा क्या है, लेक्सिकल फेज। लेक्सिकल एनालिसिस फेज है आपका। ये क्या करेगा, बेसिकली हमको पहले ही मैंने बताया कि ये जो है टोकन्स जनरेट करता है। तो टोकन्स जनरेट करने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60 है। तो पोजीशन क्या है, एक आपका आइडेंटिफायर है। इनिशियल क्या है, एक आपका आइडेंटिफायर है। रेट क्या है, एक आपका आइडेंटिफायर है। 60 क्या है, एक आपका कांस्टेंट है। इक्वल टू क्या है, एक आपका ऑपरेटर है। प्लस क्या है, एक आपका ऑपरेटर है। तो यहां पे अगर हम टोकन्स की बात करें तो आइडेंटिफायर, पोजीशन, इनिशियल और रेट है। ऑपरेटर प्लस और इक्वल टू एंड ये दिस वन मल्टीप्लाइड एस्ट्रिक, ये तीनों आपके ऑपरेटर हैं और 60 आपके क्या है, कांस्टेंट है। तो आइडेंटिफायर, ऑपरेटर और कांस्टेंट आपका क्या होगा, टोकन्स। और अगर इसी में फिर आगे आता है कि लेक्सीम क्या होता है, तो जो इंस्टेंस ऑफ टोकन होता है उसको हम लेक्सीम कहते हैं। मतलब पोजीशन, इनिशियल, रेट, 60 इक्वल टू प्लस एस्ट्रिक, ये सब क्या होगा आपका, लेक्सीम होगा। खैर इसको हम आगे देखेंगे, बट अभी देखते हैं अगर इसको टोकन्स के फॉर्म में टोकन्स जनरेट करेगा तो क्या होगा। पोजीशन क्या है आपका, आइडेंटिफायर है। इनिशियल भी आइडेंटिफायर है, रेट भी आइडेंटिफायर है। तो इसको हम ले पोजीशन को आइडेंटिफायर, तो ID1, चूंकि यहाँ पे 3 आइडेंटिफायर हैं
तो आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2 एंड आइडेंटिफायर 3, मतलब ID1, ID2 एंड ID3। तो क्या हो जाएगा लेक्सिकल एनालिसिस पे, ID1 इज इक्वल टू ID2 प्लस ID3 एस्ट्रिक 60। चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा 60। लेक्सिकल एनालिसिस फेज क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, टोकन्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका लेक्सिकल एनालिसिस फेज का आउटपुट। फिर ये लेक्सिकल एनालिसिस फेज का जो आउटपुट हुआ, ये जनरेट किया, ये एज एन इनपुट किसको मिला, सिंटैक्स एनालिसिस को। सिंटैक्स एनालिसिस पेज को। तो सिंटैक्स एनालिसिस पेज क्या करेगा, पहले ही मैंने बताया कि पार्स ट्री बनाएगा या सिंटैक्स ट्री बनाएगा। कैसे बनेगा देखिए, चूंकि एस्ट्रिक की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है तो पहले वो आपका इवेल्युएट होगा, तो वो हो जाएगा ID3 एस्ट्रिक 60, फिर प्लस ID2, फिर इक्वल टू ID1। दिस इज योर सिंटैक्स ट्री फॉर दिस स्टेटमेंट। लेक्सिकल एनालिसिस फेज से हमको टोकन्स के फॉर्म में जनरेट किया, ये हमको आउटपुट मिला, और ये हमको सिंटैक्स एनालिसिस में एज एन लेक्सिकल का आउटपुट सिंटैक्स के लिए इनपुट का हो जाता है। तो ये हमारा इसका सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री। ठीक, फिर ये पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री की जो बात करें, ये हमारा सिमेंटिक एनालिसिस के लिए एज एन इनपुट काम करेगा। तो क्या करेगा सिमेंटिक एनालिसिस, देखिए बेसिकली जो सिमेंटिक एनालिसिस मैंने बताया था कि ये चेक करता है कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल और नॉट। उसके साथ ही साथ इसका दो काम और होता है, टाइप चेकिंग और टाइप कन्वर्जन का। थोड़ा सा हम टाइप कन्वर्जन के यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे रहे हैं, बाकी हम जब यूनिट 2-3 में देखेंगे तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली क्या करेगा, सपोज पोजीशन, इनिशियल और रेट तीनों आपका फ्लोट में डिफाइन किया गया है, और 60 क्या है आपका इंटीजर है। तो रेट आपका फ्लोट में है, 60 आपका इंटीजर में है, तो दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये 60.0 रहता तो ठीक रहता, बट यहां पे क्या है, सिर्फ 60 है। तो यहां पे क्या करेंगे, हम टाइप कन्वर्जन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चीजें बहुत ज्यादा नहीं चेंज होंगी। ID3 है, ID3 एस्ट्रिक, और 60 को क्या कर देंगे, int टू फ्लोट इन ब्रैकेट 60। इसको इंटीजर से फ्लोट में टाइप कन्वर्जन कर देंगे, और इसकी टाइप, इसकी डेटा टाइप चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी आइडेंटिफायर थे वो आपके फ्लोट थे, बाकी की छोड़ दो, रेट पे ही हम ध्यान देंगे, क्योंकि रेट से इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये फ्लोट है, चूंकि ये 4 बाइट लेता है, ये 2 बाइट लेता है, तो हमको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में। क्यों, क्योंकि इंटीजर जो होता है 2 बाइट लेता है और फ्लोट 4 बाइट लेता है, इस वजह से कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाएगी, इसलिए टाइप कन्वर्जन। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, फिर बाकी एज इट इज रहेगा आपका ID2 एंड इक्वल टू दिस इज ID3। दिस इज योर आउटपुट ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक, इसके बाद फोर्थ आपका जो फेज है वो है आपका ICG, जिसको हम इंटरमीडिएट कोड जनरेटर कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है, जो हमारा ये ट्री बना है, इससे हम इंटरमीडिएट कोड मतलब 3 एड्रेस कोड जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। चलिए लिखते हैं,
कैसे इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ही, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं। कोई एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे t1, जिसमें हम इंटीजर टू फ्लोट 60 को हम स्टोर कराएंगे। उसके बाद इसको ID3 के साथ इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू ID3, दिस ID3 एस्ट्रिक इनटू फ्लोट, मतलब फ्लोट में जब 60 को कन्वर्ट कर दिया तो वैल्यू किसमें स्टोर करा दिया, t1 में। तो क्या हो गया, ID3 एस्ट्रिक t1, और ये कंप्लीट वैल्यू ये जो ये रेट इंटू 60 जो था, ये वैल्यू आपकी t2 में स्टोर हो गई। फिर क्या करेंगे, फिर एक अलग टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे t3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ID2, इस ID2 को प्लस करेंगे इस पूरे कंप्लीट के साथ, ID2 प्लस ये कंप्लीट ID3 एस्ट्रिक दिस स्टोर किस में है, ID2 t2 में, तो ID2 प्लस t2, ठीक। ये इक्वल टू के इधर की सारी वैल्यू किस में स्टोर हो गई है, आपकी t3 में। फिर क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को ID3 में फिर हम स्टोर करा देंगे, असाइन कर देंगे, तो ID3 इज इक्वल टू t3। दिस इज योर 3 एड्रेस कोड फॉर दिस ट्री। ये कैसे होता है ये और डिटेल में हम देखेंगे आगे, ठीक है। ये रहा आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इसके बाद जो तो बचे हुए आपके दो फेज हैं, वो आपके कौन से हैं, एक हो गया आपका, इसके बाद फिफ्थ फेज आपका हो गया कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, ये जो हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो रहा है, इसमें से कुछ लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए, कैसे होंगी उसको हम देखते हैं। इसी इंटरमीडिएट कोड जो 3 एड्रेस कोड है, इसी में से कुछ कोड्स को हम रिड्यूस कर देंगे, कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे t1 इज इक्वल टू ID3 एस्ट्रिक 60.0 डायरेक्टली यूज कर लो। हम यहाँ इन टू फ्लोट कन्वर्ट कर रहे थे, इस वजह से 60 लिखे थे। अगर हम इसको 60.0 ले लें तो ये डायरेक्टली मान लिया जाएगा कि ये फ्लोट में, क्योंकि फ्लोट में ही लिखा है। इसके बाद क्या हुआ, ये जो टोटल वैल्यू है ये आपकी t1 में स्टोर हो गई। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ID3 इज इक्वल टू ID2 प्लस t1, मीन्स ID3 इज इक्वल टू दिस ID2 प्लस ये जो कंप्लीट वैल्यू हमारी t1 में स्टोर है वो। तो आप देखिए ID3 इज इक्वल टू ID2 प्लस t1। यहाँ पे आपका क्या था, देखिए t1, t2, t3 तीन टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत पड़ रही थी, और टोटल जो कोड था 4 लाइन का था। यहाँ पे t1 एक ही टेम्परेरी वेरिएबल अलग से यूज किया और 2 ही लाइन का कोड है, और फाइनली चीजें आ गई। तो यहाँ पे देखिए कोड को हमने ऑप्टिमाइज किया। अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्टली भी कोड जनरेटर को एज एन इनपुट मिलेगा, तब भी फाइनली कोड जनरेट करेगा, बट वही है कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। ऑप्टिमाइज कर दिया है तो कॉम्प्लेक्सिटी कम भी हो सकती है। कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। यूनिट 5th में 4th में हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कोड जनरेशन, जो कि आपका लास्ट फेज है। और फाइनली ये जो फेज है कोड जनरेशन फेज, ये आपका असेंबली कोड जनरेट करेगा। कैसे करेगा, क्या करेगा, असेंबली कोडिंग आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, असेंबली लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़े हो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ाया गया है, बट माइक्रो प्रोसेसर में ज़्यादा पढ़े होंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा, बाकी जब आगे चीज़ें आएंगी तो देखेंगे, जब यूनिट 5 में कोड जनरेशन को पढ़ेंगे। तो कोड जनरेशन में इसको जो कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये जो आउटपुट मिला है, इसका हम असेंबली कोड लिखते हैं। चलिए लिखते हैं।
तो हम कोड जनरेशन देख रहे थे। अच्छा, पीछे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ तक तो ठीक था सिंटैक्स एनालिसिस तक। सिमेंटिक एनालिसिस में यहाँ मैंने ID3 लिख दिया था, ये बेसिकली ID1 था, ID3 यहाँ पे है, और फिर ये ID1 है तो यहाँ पे भी ID1 हो जाएगा, यहाँ पे ID3 हमने लिख दिया था और ये भी ID1 हो जाएगा। ठीक है, कोड जनरेशन में क्या होगा, कोड जनरेशन भी लिखने का, ये असेंबली कोड जनरेट करेगा, कैसे करता है देखते हैं। LD का मतलब होता है लोड, मल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऐड का मतलब एडिशन, ST का मतलब स्टोर, और आगे F लगा रखा है सब में, क्योंकि सब फ्लोट में मैंने मान लिया है कि जितने भी आइडेंटिफायर हैं वो फ्लोट में डिफाइन किए गए हैं, डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लोड R2 ID3, मतलब ये जो ID3 है इसको एक रजिस्टर I2 में हम लोड कर रहे हैं, तो ये हो गया लोड R2 ID3। अब तो फ्लोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से उसको लिखे हैं। ठीक, ये ID3 आपकी R2 में स्टोर हो गई, फिर R2 को हम क्या करेंगे 60.0 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या किए गए हैं, मल R2 हैज 60, हैज 60.0 का मतलब, अगर जो लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा वहां पे बताया जा चुका है हैज का मतलब क्या होता है इस तरह की चीजों में। तो डायरेक्टली 60.0 R2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली वैल्यू फिर R2 में हमारी स्टोर हो जाएगी। ये हमारा जो ऊपर का स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू R2 में स्टोर हो गई। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में आएंगे, लोड LD R1 ID2, R1 में क्या कर दिया, इस ID2 को स्टोर करा दिया, लोड कर लिया, और लोड करने का मतलब ID आपकी R1 में लोड हो गई, फिर इस अब जो ID2 है वो R1 में चला गया, तो R1 और T1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और T1 जो है वो क्या है, T1 ये है ऊपर वाला, और ऊपर वाली जो वैल्यू थी ये फाइनली किस में स्टोर हो गई थी, आप देखो लोड मल्टीप्लाई होने के बाद R2 और 60 मतलब ID3 और 60 मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली R2 में आपका स्टोर हो गया था, फाइनली किस में हो गया था, R2 में। तो जब हम लोड कर लिए इस ID2 को R1 एक रजिस्टर में, तो ये हो गया R1, और इस T1 का मतलब क्या हो गया, ये किस में स्टोर है, R2 में, तो R2 के साथ R1 प्लस R2 करेंगे, ऐड R1 और R2 को ऐड करेंगे, और फाइनली वैल्यू फिर हमने R1 में स्टोर करा ली। तो यहाँ पे देखिए ऐड R1 में वैल्यू स्टोर कराएंगे, R1 और R1 प्लस R2। ठीक, तो ये आपका R2 था जो कि T1 था, तो ये हमारा R1 में स्टोर हो गया, ये पूरा कंप्लीट, ये हमारा जो है R1 में स्टोर हो गया। फिर क्या करेंगे, STF, मतलब ST का मतलब होता है स्टोर, F का मतलब फ्लोट में सब कुछ है, तो ID1 एंड R1 की वैल्यू ID1 में हमने स्टोर करा दी। तो लोड और स्टोर में देखिए डिफरेंस होता है। लोड का मतलब क्या होता है, लोड और स्टोर को पहले भी बताया जा चुका है आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वही चीजें हैं, कहीं पे लोड ना लिख के मूव भी लिखा जाता है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब हम कोड जनरेशन देखेंगे तो इसको देख लेंगे। तो फाइनली ये जो हमको मिला ये कोड, ये आपका क्या हो गया, आप देखिए असेंबली कोड हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल लिया मैंने, पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60, और फाइनली इसको डिफरेंट फेजेस से देखा क्या क्या इसमें चेंजिंग हो रही है। लेक्सिकल एनालिसिस फेज ने क्या किया, इस स्टेटमेंट को टोकन के फॉर्म में जनरेट कर दिया, टोकनाइज कर दिया। फिर सिंटेक्स एनालिसिस फेज ने क्या किया, पार्स ट्री बनाया, सिंटेक्स ट्री बनाया। फिर सिमेंटिक एनालिसिस में क्या हुआ, टाइप कन्वर्जन हुआ, और फिर इंटरमीडिएट कोड में 3 एड्रेस कोड यहाँ पे जनरेट हुआ। फिर आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज है, जिसमें जो हमारा इंटरमीडिएट कोड 3 एड्रेस कोड जो जनरेट हुआ, वो कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज ने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। जैसे देखिए यहाँ 4 लाइन का कोड था, वहाँ 2 लाइन का कोड हो गया, यहाँ पे 3 टेम्परेरी वेरिएबल यूज हो रहे थे, वहाँ पे एक ही टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प से चीजें हो जा रही हैं। उसके बाद कोड जनरेशन फेज है, जो ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलता है उसकी हेल्प से कोड जनरेशन फेज क्या करता है, एक असेंबली कोड जनरेट करता है। कि कैसे असेंबली लाइन, कैसे असेंबली कोडिंग होती है, ये आप पहले से पढ़े भी हुए हैं, और थोड़ा बहुत जब हम यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे कोड जनरेशन में, तो थोड़ा बहुत इसको हम तब डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट फेजेज ऑफ कंपाइलर है, पहले हमने उसको डिस्कस किया 6 के 6 फेजेस को, और फिर उसको
एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझाया। और इस 6 फेजेस से डायरेक्टली दो चीजें, दो डेटा स्ट्रक्चर, एक सिंबल टेबल मैनेजर भी इसको बोलते हैं और एक एरर हैंडलर, ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर डायरेक्टली सारे फेजेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सिंबल टेबल मैनेजर क्या करता है, जो भी कीवर्ड्स, डेटा टाइप, जो भी चीजें होती हैं वो सारी वहां से स्टोर होती हैं, और सिंबल टेबल मैनेज से क्या होती हैं, ये सारी चीजें वहां से मैनेज होती हैं, सारी वहां पे स्टोर रहती हैं। वहां से जैसे जरूरत होती है, जैसे यहाँ पे आइडेंटिफायर 1 2 3 है, तो वहां पे ID1 ID2 ID3 डिफरेंट आइडेंटिफायर्स, फिर आपके जो भी ऑपरेटर्स हैं, कांस्टेंट हैं, ये सारे आपके सिंबल टेबल में स्टोर होते हैं और वहां पे वहीं से चीजें मैनेज होती हैं। और जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सारे फेजेस से कनेक्टेड होता है वो होता है आपका एरर हैंडलर, वो एरर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। सिंबल टेबल और एरर हैंडलर को भी हम डिटेल में, कि एरर कितने टाइप की होती है, किस पेज में कौन सा एरर होता है, फिर उसको रिकवर कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे जब आगे आएगा। तो ये आपका डिफरेंट फेजेज ऑफ कंपाइलर है कंप्लीट, जो कि एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पासेज ऑफ कंपाइलर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।